Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। साल का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट हमारे सामने खड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आम बजट की। लेकिन इस बजट को बनाया कैसे जाता है, सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का माहौल कैसा होता है, किन को लूप में रखा जाता है, प्रक्रिया क्या होती है, ये तमाम सवाल हैं तो बहुत जटिल, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ पूर्व वित्त सचिव मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग जी से मेरे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक। धन्यवाद रजत सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए, और आपसे बेहतर क्योंकि आपने ये जो बजट है इसको एक तरीके से जिया है। कितने बजट, मेरे ख्याल से 3 बजट आपके कार्यकाल में भारत सरकार में 3 बजट, राज्य सरकार में भी 3-4 और बजट। तो देखो फिर तो ये सवाल तो फिर सारे जितने भी बजट से रिलेटेड सवाल हैं, आपसे बेहतर कौन इनके आंसर्स देगा। कई लोग और भी हैं जिन्होंने और भी ज्यादा नहीं, लेकिन हम इस शो में ना बताने की कोशिश वो करेंगे कि जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि बजट प्रक्रिया कैसी होती है, किनको लूप में रखा जाता है, नेगोशिएशंस कैसे होती हैं, ये सारी चीजें। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का माहौल कैसे होता है, पहले तो ये बताएं कि बजट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को हर साल। देखो राजद, ये देश की सरकार, जैसे हम अपना परिवार या अपना कंपनी कोई भी काम करते हैं जिसमें हमें खर्च करना पड़ता है, तो और हमारी आमदनी होती है, तो जिस भी एंटिटी की आमदनी हो और उसका खर्चा हो तो उसको अपना बजट बनाना चाहिए। घर में भी बनना चाहिए, कंपनी में बनना चाहिए, बिजनेस में बनना चाहिए। उसी तरह से सरकार के पास अपनी आमदनी होती है, टैक्स से पैसा आता है, इनकम टैक्स से पैसा आता है, जीएसटी से पैसा आता है। सरकार कुछ और नॉन टैक्स पैसे भी, डिविडेंड्स आते हैं सरकार के पास, आरबीआई का डिविडेंड आता है। फिर सरकार ये भी अपनी असेट बेच लेती है, भाई शेयर बेच दिए पब्लिक सेक्टर कंपनी में या प्राइवेटाइज कर दिए तो उससे रिसीट आती है। तो एक तरफ तो बहुत सारी रिसीट आती हैं, पैसा आता है, और दूसरी तरफ सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। सरकार को बहुत सारी पब्लिक गुड्स एंड सर्विस जिसको हम कहते हैं, चाहे डिफेंस की सर्विस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, इन सब पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह से सरकार को देश के गरीब हैं, देश के और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, चाहे हम सिलेंडर फ्री दें, चाहे हम गेहूँ चावल खिलाएं गरीबों को जिनके पास साधन नहीं है, तो उनके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सरकार को ऑल्सो ये भी करना पड़ता है कि देश की आर्थिक गति तेज हो, देश में इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। तो ये सब चीज़ें, बजट क्या है? बजट एक लेखा जोखा है कि भाई मेरी इन सोर्सेज से इतनी आमदनी होगी, पैसा आएगा, और इस पे मुझे खर्च करना है, और मेरे दोनों चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। एक तरफ मेरी आमदनियां हैं, एक तरफ मेरे खर्चे हैं, और अगर दोनों में गैप है, दोनों में नहीं मिलता है, तो या तो मैं फिर आमदनी बढ़ाऊं या खर्चे कम करूं, और या जो सरकार के पास एक और साधन रहता है, बिजनेसेस में भी होता है कि भाई मैं कर्जा ले लूं, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जिसको कर्जा कहते हैं। तो एक तरफ तो टैक्स और कर्जा रिसीट साइड में, और दूसरी तरफ सरकार के खर्चे, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उन सबको मिला के इसका लेखा जोखा जो है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारी चीज़ लिखी होती है, वही तो बजट है। तो ये तो पर देश का बजट है, साल में एक ही बार आता है। इस बार का बजट अलग कैसे है सर? ये हमने वोट ऑन अकाउंट सुना है और इंटरिम बजट, इन दोनों में कुछ फर्क है? देखिए, सरकार का तो हर साल काम, सरकार तो सतत है, सरकार तो चलती है, हर साल चलती है। लेकिन हमारी एक इलेक्शन की साइकिल है, हम 5 साल में एक बार इलेक्शन में जाते हैं। तो इलेक्शन वाली साइकिल में सरकार नॉर्मली क्या माना जाता है कि भाई एक साल आया, उस साल में जो सरकार काम कर रही है वो सरकार अपना बजट बनाएगी। चूँकि सरकार को इम्प्लीमेंट भी करना है बजट अगले साल,
तो वो उस हिसाब से भाई क्या मैं टैक्स में परिवर्तन करूं, क्या मैं खर्चों में परिवर्तन करूं, उसका हिसाब किताब और उसके प्रस्ताव नए जो हैं उसको लेके सरकार संसद के पास जाती है। लेकिन अब जो साल इलेक्शन का साल हो, उस साल में आपको नहीं मालूम, और कम से कम आप संवैधानिक रूप से तो ये नहीं मान के चल सकते कि भाई आप ही आ रहे हैं अगले साल। तो जब आपको ये नहीं मालूम कि अगले साल आप हैं या नहीं हैं, तो आप अपने नए प्रस्ताव नहीं लाने चाहिए। इसीलिए जब जिस साल का बजट इलेक्शन साइकिल से जुड़ा हुआ हो, उस साल हम लोग उसको इंटरिम बजट कह दें, वोट ऑन अकाउंट कह दें कि भाई इस साल केवल आप जो आपका सामान्य रूप से पैसे आने हैं और सामान्य रूप से जो पैसे जाने हैं, और एग्जिस्टिंग लेवल जो प्रोग्राम्स हैं और टैक्स सिस्टम है, उसके हिसाब से बजट बना के रख दो और बता दो, ताकि क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि 1 अप्रैल के बाद तनख्वाहें तो देनी है, चाहे इलेक्शन में हो, तनख्वाहें तो देनी है। कई और जो रेगुलर खर्चे चलते हैं वो भी होने हैं। भाई अगर फूड सब्सिडीज़ के अगर आपको फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्री अनाज वगैरह, उसमें भी खर्चा तो ज़रूरी खर्चे जो हैं वो इस बार वोट ऑन अकाउंट में या फिर इंटरिम बजट तो जो सामान्य खर्चे हैं उनका बजट बना के रख दीजिए, और नए परिवर्तन वाले प्रस्ताव इसमें मत लाइए। ये एक कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि आपकी सरकार अभी, और जब आप इलेक्ट होके आ जाएं तो फिर अपना पूरा रेगुलर बजट पेश कर दीजिए। तो इंटरिम और रेगुलर में बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें सामान्य थे आप नए प्रस्ताव जो परिवर्तन है वो नहीं लेके आते, जो आज की एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके हिसाब से आप अपना बजट बना के रख देते हैं और अप्रूवल ले लेते हैं संसद की, ताकि आप 1 अप्रैल से जो खर्चे होने हैं उनको खर्च कर सकते हैं। पर सर, सरकार को इससे बड़ा मंच कहाँ मिलेगा? इलेक्शन से जस्ट पहले बजट आ रहा है, चाहे आप उसको वोट ऑन अकाउंट का नाम दे दो। 2019 में भी पीयूष गोयल साहब ने इंटरिम बजट ही पेश किया था, वो 100 मिनट की स्पीच थी। तो अभी भी वित्त मंत्री के पास कितना बड़ा दायरा है, वो क्या जो हम सुनना चाहते हैं, क्या कुछ टैक्स रिलीफ या फिर आम आदमी के हाथ में कुछ एक्स्ट्रा मनी, ये ऐसी कुछ घोषणाएं कर सकती हैं? और क्या लोक लुभावन कुछ अनाउंसमेंट होगी? ये बात आप सही कह रहे हैं कि अभी जो हमारी इलेक्शन की साइकिल है कि अब अप्रैल और मई में इलेक्शन होंगे, 31 मार्च को ये साल ख़त्म होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन साइकिल हमेशा ये, हमारे देश में अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं, नवंबर में भी इलेक्शन हुए हैं, जनवरी में भी इलेक्शन हुए हैं। लेकिन अभी जो पिछले 20 साल से 2004 में पहली बार ये हुआ था, उस समय इलेक्शन साइकिल डिस्टर्ब की थी, उससे पहले अक्टूबर में होते थे। तो अब ये अच्छा एक संयोग हो गया है पॉलिटिकली कि इलेक्शन शुरू होने वाले और आपको बजट पेश करना है। तो आप ऐसे कदम उठा लो अगर इसमें, जिससे लोगों को अच्छा लगे, आपको पॉलिटिकली एडवांटेज हो सकता हो, तो फिर सरकार को टेम्पटेशन होता है कि कम से कम ऐसी चीज़ कर लें। 2019 में काफ़ी कदम उठाए थे। ये जो आप PM किसान, जिसमें 6,000 रुपया देते हैं हर किसान फैमिली को, ये उसी बजट में अनाउंस हुआ था। आपको याद हो जो 5 लाख तक टैक्स नहीं लगाएंगे, वो 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, वो प्रस्ताव भी पिछले ये तो जरूरी खर्चे नहीं हुए किसी भी लिहाज से। जरूरी नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकली एडवांटेजियस है। तो ऐसा इस बजट में भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सरकार मौका चूकेगी नहीं? अब ये मैं कह नहीं सकता चूकेगी, लेकिन जैसी सरकार की प्रकृति है और सरकार इस बिजनेस में है कि उसको वापस से री इलेक्शन होके आना है, तो ऐसे मौके का इस्तेमाल ना किया जाए, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। अच्छा, ये बजट बनाते समय फाइनेंस मिनिस्ट्री का मूड माहौल कैसा होता है सर? ये क्लोज लूप में बनता है बजट, कौन कौन अधिकारी शामिल होते हैं, किसको लूप में लिया जाता है? देखिए, बजट जो है एक बड़ी टेक्निकल एक्सरसाइज है। सरकार कोई छोटी सी एंटिटी नहीं है। सरकार के पास 100 विभाग, मिनिस्ट्रीज हैं। सरकार के पास 19 लाख कर्मचारियों की पोस्ट हैं। सरकार फैली हुई है पूरे देश में। सरकार राज्यों के साथ भी इंटरेक्शन करती है, कई पैसे राज्यों को जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी टेक्निकल एक्सरसाइज है।
अच्छा, सरकार का जो बजट या अकाउंट्स लिखने का बनाने का तरीका है वो भी एक भारी टेक्निकल, वो कमर्शियल से भी अलग होता है, वो अपने आप का सिस्टम है जो इवॉल्व हुआ है। तो एक तो जो लोग टेक्निकली बजट में इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग सारा ये हिसाब किताब लिख रहे हैं, हर मिनिस्ट्री के हिसाब से बजट फाइनल कर रहे हैं, इनकम का एस्टिमेट लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनता है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल बनती है, एक्सपेंडिचर बजट बनता है, रेवेन्यू बजट बनता है, पूरे बोरोइंग्स का हिसाब किताब, ये जो उधार लिया जाता है उसका हिसाब किताब लिखा जाता है, फाइनेंस बिल बनता है जिसके ज़रिए जो भी चेंज करने, आउटकम, कई सारी चीज़ें, 14-15 डॉक्यूमेंट सरकार पेश करती है। तो एक तो वो लोग हैं जो टेक्निकली इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे जैसे बजट सेक्शन है और या एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, पूरी की पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री का में जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, जो सारी इसको इकट्ठा करके और पेश करते हैं, एक तो वो लोग हैं, एंड ये काफ़ी बड़ा नंबर रहता है। दूसरे वो लोग हैं जो नीति तय करते हैं, जो बदलाव चेंज लाते हैं, जो फैसले करते हैं कि भाई क्या नई स्कीम लानी है या कोई नया टैक्स लगाना है या कोई हटाना है या ये। इसमें एट द हाईएस्ट लेवल तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर, कैबिनेट, ये वो, और यानी हर चीज पीएमओ ऑफिस तक पहुंचती है। पीएमओ ऑफिस की सलाह के बगैर कोई भी चीज बजट में ऊपर नहीं आ सकती। नीति जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बहुत बड़ा रोल, क्योंकि हर एक नीति को स्कल्पटिंग जिसको कहते हैं, कोई भी मूर्ति बन रही है तो मूर्ति को स्कल्पटिंग, एक तो स्कल्पचर है जो उसको छीना लगा लगा के ठीक कर बनाता है वैसा, एक है जो कंसेप्चुलाइज करता है कि मूर्ति क्या है, इसका भाव क्या आएगा, ये नहीं आएगा। उसी तरह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मिलके नई नीति, नए प्रस्ताव, उनका फाइनलाइजेशन करते हैं। तो ये लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं काफ़ी। और माहौल, जहाँ तक आप कह रहे हो कि माहौल, तो देखिए टेंशन वाला तो होता होगा। एक बड़ी रिक्वायरमेंट हमारे साथ ये जुड़ी रहती है कि ये बजट एक सीक्रेसी है, हम जिस तरह से बनाते हैं कुछ आउट नहीं होना चाहिए। तो सर नॉर्थ ब्लॉक में बंद कर दिया जाता है सब? नहीं, नॉर्थ ब्लॉक में सबको बंद नहीं होता है। देखिए दो बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो उस समय बाहर के लोगों की नॉर्थ ब्लॉक में एक्सेस बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, एक्सेप्ट जो लोग बजट से जुड़े हुए हों। अगर दूसरी अब लॉ मिनिस्ट्री में हैं तो लॉ मिनिस्ट्री में भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरा बिल लिखना है या दूसरी मिनिस्ट्रीज़ में प्रस्ताव भेजने हैं। तो जो लोग बजट से जुड़े हुए हैं उनके अलावा विजिटर्स बंद कर देते हैं, पत्रकार बंद कर देते हैं, आपको नहीं जाने देंगे। अब तो वैसे ही नहीं जाने देते नॉर्मली, बट बजट के टाइम में तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। आप कोई बात सुन के आ जाएं, लीक कर दें, कोई कागज़ आपको मिल जाए, फ़ोटो ले लें। ये तो एक तो ये है। दूसरा, सीक्रेसी किसके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है? सीक्रेसी सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है जो डॉक्यूमेंट छपते हैं और जो बजट स्पीच छपती है। तो जो छापने वाला मामला है, जो लोग छापने से जुड़े हुए हैं, करीब 125-150 लोग ऐसे होते हैं जो कुल मिला के इस प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। अब उनका किसी दूसरे से भी संपर्क हो, राइट, वो अपने परिवार से भी संपर्क करें तो भी कोई संभावना है कि कोई बता ही दे, कोई लीक कर दे, कोई फ़ोन पे कह दे कि भाई इतना इसमें टैक्स बढ़ रहा है या इसमें तो ये प्रिंटिंग प्रेस भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की होगी? प्रिंटिंग प्रेस फाइनेंस मिनिस्ट्री में नीचे बेसमेंट में लगी हुई है। अच्छा। और वहीं एक व्यवस्था की हुई है कि भाई आप ये 100-125 जो लोग हैं इनको 5-7 दिन तक ऐसा आपको रखना पड़ेगा अंदर। तो उनको लॉकअप कर देते हैं लिटरली। वहीं पे आप रहिए, वहीं आप सोइए, खाइए, आपकी व्यवस्था खाने पीने की भी वहीं हो। आपको न जाना है, आप किसी से फ़ोन से संपर्क नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं ले जा सकते, वगैरह वगैरह। तो 2 तरह के मुख्य रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। एक तो बाहरी लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, और दूसरा ये जो लोग 125-150 जो लोग हैं इनको आप 5 से 7 दिन 8 दिन के लिए नीचे बंद कर देते हैं। चलिए फिर तो बजट पे ही आते हैं सर। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है? और जो हम बात कह रहे हैं कि ये
इलेक्शन से पहले का बजट है, तो क्या मास्टर स्ट्रोक जो आप समझते हैं कि वित्त मंत्री इस बार खेल सकती हैं और बजट में कोई बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है, ऐसी कोई आपकी एक्सपेक्टेशन या कोई विश लिस्ट है? देखिए, ना तो एक्सपेक्टेशन ना विश लिस्ट की मैं बात कर सकता हूँ, ये मैं तो अभी इस 2019 इंटरिम बजट के टाइम में मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में था, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी था, बजट मेरी चार्ज में था। तो उस समय तो आप अगर कुछ सोचते तो उसको उसमें शामिल करने की कुछ संभावना बनती थी कि अगर आप पॉलिटिकली कन्विंस कर सकें। तो अभी तो आप बाहर हैं, मुझे तो 4-5 साल से फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है। सर, जितना एक्सपीरियंस आपको, अगर आप अंदर हो या बाहर मशीनरी में, सरकारी मशीनरी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा तो ये है कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट बजट है ना, तो इसको आपकी नज़र से अगर देखा जाए तो क्या क्या ऐसा करना चाहिए? आप सही कह रहे हैं। मैंने पिछले बार ये किताब लिखी, बजट 2023-24, जिसमें पूरी बजट की एनालिसिस और क्या सही क्या गलत। तो मैं बजट को बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ और इस बार भी कर रहा हूँ। इस बार भी संभवतः एक किताब इस बार भी छापेंगे, अभी नहीं तो रेगुलर बजट के टाइम पे, और मैं इस पे कमेंट भी करूँगा बजट पे। तो मैं निश्चित रूप से आपका सवाल सही है कि इसको बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ क्या होने वाला है। अब उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो, और साथ में जैसे अभी आपने कहा कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो दोनों के नज़रिए से अगर आप, और इसके साथ साथ आपको ये 2 चीज़ों का और कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी है कि एक तो देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, और दूसरा लोगों के पेन पॉइंट क्या हैं, लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग से तो ज़्यादा पेन पॉइंट, बिकॉज वोटर जो है वो बड़ी भारी, डेमोक्रेसी में एक तो चीज़ पॉलिटिशियन को करने की ज़रूरत पड़ती है जो डिक्टेटरशिप में या किसी में करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ये होती है कि इनको लाखों करोड़ों लोगों के वोट लेने होते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि उनको वो वोट आपको दें। तो उसमें सबसे मेरे ख्याल से सटीक चीज़ ये है कि अगर आप उनके पेन पॉइंट को समझ सकते हो अर्थव्यवस्था के हिसाब से, दूसरे आप उनकी इमोशंस को कैप्चर कर लें, वो अलग चीज़ है, उससे भी वोट मिलते हैं, बट बजट का उससे रिश्ता नहीं है, उसका बाकी और पॉलिटिक्स है। अब राम मंदिर हो रहा है या कुछ, वो दूसरी। सो यू आर कैप्चरिंग द माइंड ऑफ द इमोशंस। बजट में है आपके पास कि आप उनके इकोनॉमिक जीवन के पेन पॉइंट को कैसे दूर कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आज देखूं तो मुझे एक तो बहुत बड़ा वर्ग जो परेशानी में नज़र आता है वो हमारा लेबर क्लास जो है। बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ लोग लेबर वाली स्टेज में, जब 15 से और 65 साल के बीच में जो अपना, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी अर्निंग करेंगे, उनकी अर्निंग, उनको जॉब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो उनकी जॉब से आमदनी पर्याप्त है ताकि वो अपने घर का काम चला सकें, खाने पीने का, बच्चों को एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, जो भी उसकी ज़रूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे जो आपके डेटा बताते हैं कि वहाँ पेन है, अभी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है और लो वेजेस की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक ये बड़ा वर्ग है, सरकार इस वर्ग को टच करने का प्रयास कर सकती है। सरकार ने, आपको ध्यान हो, एक ये पोर्टल पे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उन सबको रजिस्टर किया हुआ है, जो अनऑर्गेनाइज, जिस क्षेत्र में आपकी आमदनी थोड़ी कम आती है, तो वो करीब 30 करोड़ लोग हैं। पिछली इंटरिम बजट में सरकार ने इस ग्रुप में करीब उसे 50 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग, रजिस्टर्ड 30 करोड़ हैं बट वैसे 50 करोड़, उनके लिए सरकार ने कोशिश की थी कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ला के श्रम शक्ति मानधन करके एक योजना कि जिसमें भाई आप अपना पैसा लगा दीजिए, 1000 रुपये तक सरकार भी आपको मदद करेगी और आप अपना पैसा इकट्ठा करिए, और जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र आती है तब आपको 1000-2000 रुपये या ज़्यादा आपको पेंशन के बतौर मिल जाए ताकि आपकी
लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं, वो बहुत ज़्यादा। तो कोई ऐसी स्कीम क्या आप इन लोगों को, जैसे आप किसान को 6,000 रुपये दे रहे थे, क्या इनको 2-3 हज़ार रुपये दे सकते हैं? मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे किया जाए, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एड्रेस, लेबर्स को एड्रेस किया जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखें। और ऊपर से किसानों के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन मिडिल क्लास का क्या? मिडिल क्लास का एक तो ये बताएं, प्रतिनिधि कौन होता है उन नेगोशिएशन में जो वित्त मंत्रालय के साथ नेगोशिएशन होती है? और मिडिल क्लास हमेशा बोलता है कि कुछ टैक्सेस में रिलीफ दो। क्या इस बजट में, चाहे वो इंटरिम हो या वोट ऑन अकाउंट हो, क्या इसमें कुछ फैसला हो सकता है टैक्स स्लैब्स को लेकर? देखिए, मिडिल क्लास काफ़ी एक अनडिफाइंड सी कम्युनिटी है। अगर आप ये समझें कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो मिडिल क्लास है, तो भी वो हमारे अब करीब 6-7-8 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते हैं, राइट। तो 6-7-8 करोड़ जो लोग हैं और उनके परिवार हैं, उनको अगर आप मिडिल क्लास मान के चलते हैं तो निश्चित रूप से उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि भाई मैं कमाता हूँ लेकिन मेरा टैक्स कम जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो उनकी टैक्सेशन की तो जो आपका, अगर इस ग्रुप को आप मिडिल क्लास समझते हैं तो उनकी अपेक्षा पिछले 2019 में जैसे मैंने कहा कि 5 लाख रुपए तक की टैक्स इनकम को माफ़ कर दिया था, उस पर टैक्स नहीं लगने का था। बाद में सरकार ने बीच में बढ़ा के उसको 7-7.5 लाख रुपए कर दिया है। हो सकता है सरकार 10 लाख रुपए कर दे उसको कि भाई 10 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये संभव है। तो सर, ये जो मुद्दा आपने इस वाले इंटरव्यू में भी बोला था कि जितनी आमदनी हो और जितने खर्चे हुए वो मिसमैच करते हैं, आमदनी कम रहती है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं, तो उधारी लेनी पड़ती है। 5.9% मेरे ख्याल से फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है। ये कम होता दिखता है आपको? क्योंकि इस बार तो जीएसटी कलेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो इस बार तो ये फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा कम होना चाहिए। और आने वाले समय के लिए भी क्या इसको सरकार हाईलाइट करेगी? देखो, मोटा मोटी देश की जो जीडीपी होती है वो समझिए कि देश की कंबाइंड इनकम है टोटल। तो हमारी अभी आंकड़े आए थे 296 लाख करोड़, या इसको 300 मान लीजिए, 300 लाख करोड़ हमारे देश की टोटल आमदनी है। ये आमदनी बंटती है 3 ग्रुप्स के बीच में। एक तो है जो वर्कर्स हैं, दूसरा ये जो एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट के रूप में उनको मिलता है, और तीसरा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है, ठीक है। और सरकार के जो खर्चे का अनुमान, जैसे पिछले साल के अगर बजट की आप देखें तो पिछले बार सरकार ने 45 लाख करोड़, उस समय 270 लाख करोड़ की जीडीपी थी, तो उसमें से 45 लाख करोड़ सरकार ने खर्च किया था, खर्च करने का बजट बनाया था। लेकिन सरकार के पास 45 लाख करोड़ के बराबर टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी नहीं थी। तो सरकार ने तय किया कि तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपए का मैं कर्जा लूँगा, राइट। अब कर्जा लेने का 1-2 नुकसान होते हैं। दूसरा, एक तो पहला तो ये कि देश में कर्जे की सीमा रहती है कि भाई कितना कर्जा, आप बहुत ज़्यादा कर्जा देश की आम सेविंग्स में कितना है, कुछ बैंक में क्रिएट करते हैं, और वही कर्जा प्राइवेट इंडस्ट्री को भी चाहिए होता है नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसके लिए लोगों को भी चाहिए होता है अपने घर बनाने के लिए, इनके लिए। तो एक जो सीमित कर्जे का है, अगर उसमें से सरकार बहुत ज़्यादा हिस्सा लेके चली जाए तो देश की रियल इकोनॉमी जो है उसको उसके पास उतना कर्जे का साधन नहीं बचता है, वो उतना इन्वेस्टमेंट कम कर पाता। इसीलिए कहते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। देश की फाइनेंशियल सेविंग्स तकरीबन 9% के आसपास मानते हैं हमारी जीडीपी का। अगर आप उसमें से, जब आपने कहा 5.9% या 6% ले लीजिए, रफली 6%, अगर 2/3 देश की क्रेडिट अगर सरकारी ले जाती है तो फिर ठीक नहीं है। इसलिए क्रेडिट को, इसलिए कर्जे को कम होना चाहिए। तो अब ये 6% या 5.9% जो कर्जा है ये ज़्यादा है। हमारे देश का जो कानून है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें हम ये कहते हैं कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सरकार की बजटरी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से 3% होना चाहिए। 3 से 6% दुगना है।
तो इसको कम तो करना चाहिए, लेकिन कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप खर्चे कम करें। लेकिन अगर खर्चे आप कम करना नहीं चाहते, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं करना चाहते, रीडिस्ट्रीब्यूशन या जो ये वेलफेयर और फ्री बीज जिसको कहते हैं वो कम नहीं करना चाहते, आपका बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है, पेंशन्स के रूप में चला जाता है, तो अगर आप खर्चा कम नहीं कर सकते तो आप डेफिसिट भी कम नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता इस बार सरकार फिस्कल डेफिसिट में कोई ज़्यादा कमी कर पाएगी। लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि सरकार फिस्कल डेफिसिट में एक बनावटी तरीका है फिस्कल डेफिसिट को कम करने का कि भाई आप आमदनी जितनी होने ही है उससे भाई ज़्यादा दिखा दो। कैसे दिखा सकते हैं सर? टैक्सेस तो की केवल projection ज़्यादा अनुमान ही है ना ये तो। अच्छा, आप कहते हैं भाई जीएसटी से मेरे पास 9 लाख करोड़ आएगा, उसकी जगह आप कह दें नहीं 10 लाख करोड़ आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट से आपको आप 15-20 हज़ार करोड़ या 25 हज़ार करोड़ लेंगे, लेकिन आप लिख दें कि भाई हम तो अगले साल 2.5 लाख करोड़ ले लेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से, तो आपकी रिसीट आर्टिफिशियली बढ़ जाएगी और आप उसके हिसाब से खर्चे दिखा दो। देश में कुछ राज्य हैं जो ऐसे ही बजट बनाते थे और उस बजट के कारण से फिर वो साल में जब वो रिसोर्स होते नहीं थे तो इनको काटने पड़ते थे, भाई ये भी खर्चा नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं खर्चा। ऐसा ये एक रिस्पॉन्सिबल बजटिंग नहीं है। आपको अपने बजट एस्टिमेट्स ऐसे नहीं लगाने चाहिए जो प्राकृतिक ना हो, जो अचीवेबल नहीं हो, जो आर्टिफिशियल हो। बट इलेक्शन साल में हो सकता, ऐसा भी हो सकता। सर आखिरी प्रश्न तो ये होगा कि स्टॉक मार्केट ना ये जो जब से बीजेपी की 3 राज्यों में जीत हुई तो उसके बाद से बहुत ओवर एक्साइटेड है, नए रिकॉर्ड लेवल से पहुंची है। लेकिन जब बाजार में बड़े निवेशकों से बात करो तो वो देखना चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा बजट हो, जो इंडिया के रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता हुआ बजट हो। वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि कुछ भी पॉलिटिकली कोई ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट हो बजट में जिसके कारण सरकार के ऊपर बोझ आए। तो अभी आप कैसे देखते हो? शेयर बाजार वैसे पहले चल चुका है, लेकिन उम्मीद यही कर रहा है कि मोदी सरकार रिफॉर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देगी और बजट चाहे वो इस बार का हो या फिर 3 महीने बाद जो बजट आने वाला वो हो, उसमें जो अनाउंसमेंट होगी वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को और आगे बढ़ाने वाली होंगी। क्या ये बात सही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार ज़्यादा फोकस करेगी? देखिए, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स पे भी चलता है, बट फंडामेंटल्स से ज़्यादा सेंटिमेंट्स पे चलता है, राइट। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। अभी जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी है वो फंडामेंटल्स पे कम है, सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा है, राइट। कि ये सरकार वापस आएगी, मेजॉरिटी के साथ आ जाएगी, फिर चलते ये जो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा दूसरी। वो भावना जो है वो ज़्यादा ड्राइव कर रही है बजाय फंडामेंटल्स के। फंडामेंटल स्थिति उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ये मार्केट की अगर आप राइज को देखना चाहें। बट सरकार का जहाँ तक सरकार सवाल है, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से काफ़ी अच्छी सेंटिमेंट क्रिएट कर सकती है। इतनी ट्रेन्स बन रही हैं, रेल लाइंस बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, तो उससे माहौल बनता है, एक सेंटिमेंट्स बनती है। तो कैपेक्स मुझे लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का एक विनिंग फॉर्मूला है जिस पे सरकार सोचती है कि इससे भले ही आप और जो रेलवे लाइंस बना रहे हैं या रेल पे और खर्चा कर रहे हैं, उससे पैसेंजर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो अभी आपको नज़र नहीं आता, उससे रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी उस पर ध्यान नहीं है। अभी ये कि ये सुविधाएं बढ़नी चाहिए, ये दिखना चाहिए कि भाई इतना सारा कुछ हो रहा है। तो अगर आपकी धारणा ये है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ ए विनिंग फार्मूला एटलीस्ट इलेक्टोरली, तो मेरा अनुमान ये है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को और बढ़ाएगी बजाय घटाने के। राइट, सुभाष सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तक को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया रजत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।